यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रारंभिक परीक्षा में इकोनॉमी जीएस में 30 प्लस स्कोर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बशर्ते कि आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी इकोनॉमी से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। दूसरा, स्टैटिक को आप करंट से कैसे रिलेट कर सकते हैं। तीसरा, किस किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड चौथा, रॉन्ग ऑप्शन को आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आज के इस लेक्चर में हम इसी पे चर्चा करेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में इकोनॉमी जीएस में 30 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर किया जा सकता है। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। चलो बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रारंभिक परीक्षा में इकोनॉमी में 30 प्लस मार्क्स का मतलब क्या है। बच्चों, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और यदि नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए कि इकोनॉमी से 12 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पिछले कुछ सालों में काफी फ्लक्चुएट भी हुआ है। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी आप यदि 15 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपका 30 प्लस स्कोर सुरक्षित हो जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि इकोनॉमी से जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं, बहुत बेसिक कंसेप्ट को करंट अफेयर से वो जोड़ते हैं और फिर वो क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, मान लीजिए कि आपने 9 क्वेश्चन यानी 9 क्वेश्चन आसान थे, आपने कर दिए और 3 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको आपने अपने इंटेलिजेंस से ऑप्शन यानी रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट करके कर दिया, तो 14-15 क्वेश्चन ऐसे ही बन गए। तो आपके 30 प्लस मार्क्स बन जाना बहुत ही आसान है, बशर्ते कि आप इकोनॉमी के डेफिनेशन को रट के ना जाएं। ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन को रटना नहीं है, बल्कि जो भी कंसेप्ट है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है और उसको करंट अफेयर से कनेक्ट करना है। आई रिपीट अगेन, उसको करंट अफेयर से कनेक्ट करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि ठीक है, हम न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, हम हिंदू पढ़ते हैं, हम इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं एंड उसके फैक्ट्स वो रख लेते हैं। जैसे आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया, सीआरआर बढ़ाया, ओपन मार्केट ऑपरेशन से बॉन्ड्स मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो बच्चे जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनको ये फैक्ट्स मालूम हो गया उनको कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा करके 5.75 कर दिया। लेकिन जब तक आप इसके कंसेप्ट नहीं समझेंगे कि रेपो रेट होता क्या है, इसका क्या इफेक्ट होता है, इसके इंटरेस्ट रेट पे क्या इफेक्ट होता है, इसके लिक्विडिटी पे क्या इफेक्ट होता है, इसके इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट होता है, इससे ग्रोथ रेट पे क्या इफेक्ट होता है, तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। 30 मार्क्स क्या, आप बेसिक क्वेश्चन भी गलत करके चले आएंगे। तो ये वाला स्ट्रेटजी मत अपनाइए कि आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिया और कंसेप्ट आपका क्लियर ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो याद रखिए हमेशा कि इकोनॉमी में यानी यूपीएससी प्री एग्जाम के इकोनॉमी में 100% क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 2, 3, 4 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसका नाम भी आपने कभी नहीं सुना होगा। आई एम वेरी श्योर। तो 100% अटेम्प्ट का कोई बात नहीं है। आपके 14-15 क्वेश्चन, 12-13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो गए और वो सही है
तो आपका एक अच्छा स्कोर बन सकता है। क्लियर है बच्चों? आगे बात करते हैं। इसके बाद आप यहां पे देखिए सबसे बड़ी गलती क्या होता है जो स्पेरेंट करते हैं, जो अभ्यर्थी करते हैं कि इकोनॉमी को बहुत बड़ा मान लेना। बच्चों मैं आपको एक बता दूं कि आपको यहां यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेवल का या फिर मास्टर्स लेवल का इकोनॉमिक्स आपसे नहीं पूछता है। यूपीएससी आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंडियन इकोनॉमी का आपको बेसिक एंड इंडियन इकोनॉमी का फ्रेमवर्क आपको पता होना चाहिए। आई रिपीट अगेन, आपसे वो रिसर्चर की उम्मीद नहीं करता है, आपसे वो ऑनर्स लेवल का नॉलेज एक्सपेक्ट नहीं करता है। वो तो सिर्फ ये जानना चाहता है कि आपको इकोनॉमी के बारे में बेसिक नॉलेज है कि नहीं है। ठीक है ना? यहां पे आप देख सकते हैं कि बेसिक फ्रेमवर्क में आपको जो पढ़ना होता है, जो पूछता है इकोनॉमी यूपीएससी, उसमें बेसिक इकोनॉमिक कंसेप्ट, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, मनी एंड बैंकिंग, आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बजट एंड टैक्सेशन, एक्सटर्नल सेक्टर, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, poverty and unemployment, government schemes and economic policy, and current economic development. इन पे यदि आपको अच्छा कमांड हो गया तो फिर जब तक इन पे अच्छा कमांड नहीं होगा आप करंट अफेयर अच्छी तरीके से पढ़ ही नहीं सकते। आपको समझ में नहीं आएगा, उसका इंपैक्ट समझ में नहीं आएगा, आरबीआई ने क्यों बढ़ाया रेपो रेट ये भी नहीं समझ में आएगा, उसका क्या लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में इफेक्ट हो सकता है ये भी नहीं समझ में आएगा। तो सबसे बड़ी ये, इसको आप भूल ही जाइए कि इकोनॉमिक्स एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और बहुत टफ सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। इसके बाद यदि आप देखें यहां पे तो सबसे पहला रूल जो होता है यहां पे मैं आपको बताऊं कि आप पहले स्टैटिक चीजें पढ़िए, पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए, फिर उसको करंट अफेयर से कनेक्ट करिए। उल्टा नहीं करना है कि पहले करंट अफेयर पढ़ा आपने और फिर उसको स्टैटिक से कनेक्ट किया, नहीं। पहले अपना कंसेप्ट क्लियर करिए कि मान लें कि सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, इसका क्या इंपैक्ट होता है, सरकार इसको क्यों लगा, आरबीआई इसको क्यों बढ़ाती घटाती है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इसके बढ़ने और घटने से क्या इंपैक्ट होता है। तभी अब जाकर के न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट आती है, न्यूज़पेपर में जो न्यूज आता है, तभी आप उसको समझ पाएंगे। तो डेंजरस होता है। सबसे पहले यहां पे समझिए, ये देखिए, पहले आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए फिर जाइए करंट अफेयर्स में। सबसे डेंजरस जो स्ट्रैटेजी होता है वो ये होता है। डेंजरस स्ट्रैटेजी क्या है? करंट अफेयर्स पहले पढ़ लो, कंसेप्ट हम बाद में देखेंगे। तो ये बात आपको याद रखना है, पहले कंसेप्ट फिर करंट अफेयर्स, और ये साइमल्टेनियसली भी चल सकता है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। इसके बाद यदि हम देखें यहां पे तो स्टैटिक और करंट अफेयर्स को अलग अलग करके मत पढ़िए। जैसे मैंने अभी लास्ट लाइन पढ़ा पिछले पेज में कि दोनों को साथ साथ आप पढ़ सकते हैं। जैसे आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा, सपोज कि आपने जीडीपी पढ़ा, जीडीपी का ग्रोथ से भी रिलेशन होता है, डेवलपमेंट से भी रिलेशन होता है। तो जब मान लेते हैं कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि इस बार एचडीआई इंडेक्स का इतना है, आप किस नंबर पे हैं, तो इसका रिलेशन आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों से है। हालांकि एचडीआई जो है वो डेवलपमेंट का इंडेक्स है, लेकिन डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक कि ग्रोथ ना हो। तो इस तरीके से आपको पहले कंसेप्ट पढ़ना है, फिर करंट अफेयर्स पढ़ना है, या फिर दोनों को साथ में लेकर के आप पढ़ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? मान लेते हैं यहां पे हमने एग्जांपल दिया कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है,
अब इन्फ्लेशन जब बढ़ रहा है तो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसका आपके पॉकेट पे क्या अफेक्ट होता है, आपके परचेजिंग पावर पे क्या अफेक्ट होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, तब ना आप बताएंगे जी कि सरकार को यदि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आरबीआई को क्या करना चाहिए। यदि आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि यदि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आरबीआई को कौन सा स्टेप्स लेनी चाहिए, तो इसके बारे में जब तक आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप, मुझे नहीं लगता है कि आप कर पाएंगे। और यदि नहीं होगा तो आप 30 प्लस क्या बेसिक क्वेश्चन भी आप गलत करके आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। इसके बाद आप देखिए, यदि मुझसे कोई पूछता है कि सर प्रीलिम्स के लिए सबसे बढ़िया किताब क्या है, मैं तो एक लाइन में आंसर दूंगा कि प्रीलिम्स के लिए सबसे बढ़िया किताब जो है यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है। इसके अलावा कोई बुक आपको नहीं पढ़नी है, कोई बुक आपको नहीं पढ़नी है। आप एनसीईआरटी 9 से लेकर के 12 तक पढ़ जाइए और फिर क्वेश्चन करिए। हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन करते समय जब आपको किसी कंसेप्ट से या कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, उस टाइम आप किसी किताब को या फिर चैट जीपीटी को या फिर इंटरनेट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, कुछ से भी आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो 50 किताबें मत पढ़िए आप, एक दो ही किताब को आप अपना बाइबल बना लीजिए, आप अपना रामायण बना लीजिए, अपना महाभारत बना लीजिए, लेकिन उसमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी जाकर के आप 30 प्लस अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। पीवाईक्यू में हमारे पास पता है क्या था बच्चों, पीवाईक्यू हमें 3 चीजें सिखाता है, 3 चीजें सिखाता है। वो कौन कौन से है ये देखिए। यूपीएससी ने किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन था या फिर फैक्चुअल था, ये भी हमें सिखाता है। स्टेटमेंट बेस्ड था, करंट अफेयर्स लिंक था, या कौन सा ऑप्शन एलिमिनेशन से हटाया जा सकता है, ये चीजें यूपीएससी का पीवाईक्यू सिखाता है। ये भी सिखाता है, आप देख सकते हैं यूपीएससी क्या पूछता है, ये बहुत बड़ी बात है जब आप पीवाईक्यू करते हैं। यूपीएससी क्या नहीं पूछता है, ठीक है, यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो पीवाईक्यू करने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, हमें आइडिया लग जाता है कि यूपीएससी क्या चाहता है, किस टॉपिक को बार बार पूछता है और किस तरह से पूछता है, ये भी हमें समझ में आता है। अब मैं यहां पे थोड़ा सा ना आप लोगों को प्रायोरिटीज वाइज टॉपिक बताना चाहूंगा। यदि आपके पास समय कम है तब आप क्या पढ़ें, देखिए प्लीज, सबसे बड़ी, सबसे प्रायोरिटीज वाला जो क्वेश्चन, वो टॉपिक है, उसमें आपके पास जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, बेस ईयर, पर कैपिटा इनकम। यानी आपके पास समय है तब हम उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि कौन सा टॉपिक आप पहले पढ़ें। याद देखिए, उसके बाद इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का अर्थ क्या होता है, डिमांड पुल, कॉस्ट पुल, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन। इसके बाद मनी एंड बैंकिंग में आप फंक्शन ऑफ मनी पढ़ेंगे, मनी सप्लाई, M1, M2, M3, M4, ये क्या है, डिफरेंट मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई है। CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, लिक्विडिटी, ये प्रायोरिटीज हैं। एंड लास्ट में है जो, ये जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है, इसमें है आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, पॉलिसी रेट, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, करेंसी मैनेजमेंट, डिजिटल करेंसी एंड बैंकिंग रेगुलेशन। इसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। आपके पास टाइम कम है या ज्यादा, वो सबसे पहले आप इसको पढ़ें। मेरा एक लेक्चर आ रहा है आजकल, मैं उसको पोस्ट करूंगा, उसमें हमने
1947 से आज तक हमारी मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से बदली है, उसको भी आप लोग देखिएगा जरूर उस वीडियो को। बिल्कुल डिटेल में हमने समझाया कि 1947 में हमारी प्रायोरिटी क्या थी, आरबीआई की प्रायोरिटी क्या थी, वो किस किस टॉपिक को सपोर्ट करता था, किस किस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता था, और आज वो प्रायोरिटी किस तरीके से बदली है, उसको देखिएगा जरूर। ठीक है बच्चों। सेकंड जो प्रायोरिटी है आपको 30 प्लस मार्क्स लाने के लिए, उसमें इस तरीके से देख सकते हैं, ये सेकंड प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी नंबर 2 है, आप यहां पे देख सकते हैं। लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना है, ध्यान रखना है। ये देखिए, इसमें है बजट, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, टैक्सेशन, जीएसटी, सब्सिडी, डिसइन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर, बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट, एक्सचेंज रेट, फॉरेक्स एंड एफडीआई है। ठीक है। इसके बाद आपके सामने है प्रायोरिटी 3, तीसरा प्रायोरिटी है, मतलब थर्ड लेवल पे आपको ये पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है बच्चों? कि MSP, agriculture and the government policy, procurement, agriculture subsidy, fertilizer subsidy, food subsidy, PDS, agriculture credit, NABARD, food and in food inflation। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की महत्वपूर्ण स्कीम्स भी आपको पढ़ना है। और देखिए, इसके बाद मैं इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करता हूं और एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको इससे जरूर फायदा हुआ होगा। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। और हाँ, यदि आपके नॉलेज में थोड़ा सा भी इजाफा हुआ हो, आपको मेरी स्ट्रेटजी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।